नमस्कार साथियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण का एक मुख्य टॉपिक वर्ण विचार। वर्ण, ये इससे वर्ण से संबंधित प्रश्न लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो एचटेट हो, सीटेट हो, रीट हो, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस या हरियाणा के कोई भी एग्जाम और होते हैं, उन सभी के अंदर इनमें से एक या दो प्रश्न अवश्य आते हैं। ये पहला टॉपिक माना जाता है हिंदी व्याकरण का, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान से आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और इसी के माध्यम से आप हिंदी के अंदर अपने अंकों का इजाफा कर सकते हैं, नंबर बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। आज हम पढ़ते हैं वर्ण विचार। सबसे पहले आता है वर्ण, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण क्या है? क्योंकि पहला प्रश्न आएगा वर्ण, वर्ण क्या है, तो क्या कहा जाएगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई या हम कह सकते हैं इसे ध्वनि, की भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है, वो वर्ण कहलाती है। किसी भी भाषा को जब हम कोई शब्द बोलते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं, तो उसकी शुरुआत जब करते हैं तो उसका जो छोटे से छोटा रूप होता है, उसका जो लघुत्तम रूप होता है, वो कहलाता है वर्ण। जब उसे लिखा जाए तो वो इकाई के माध्यम में आ जाता है, बोला जाता है तो ध्वनि के माध्यम से आ जाता है। तो प्रश्न में पूछा जा सकता है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है, अक्षर शब्द है, वाक्य है तो वर्ण आएगा। या भाषा की सबसे छोटी ध्वनि कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। अब वर्णों को कैसे बांटा गया, किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया, ये सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है वर्गों का वर्गीकरण, इनका वर्णों के भेद। वर्णों के भेद, कि वर्ण को कैसे बांटा गया। वर्णों को दो आधार पर बांटा गया। सबसे पहले लिए गए स्वर और दूसरे लिए गए क्या? व्यंजन। वर्णों को दो भागों में बांट दिया गया, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अब हम स्वर देखते हैं। स्वर होते हैं, आप सभी ने पढ़े हैं, प्रारंभ से हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं। आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ। ये आप हम सभी पढ़ते आ रहे हैं। ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। क्योंकि कई बार प्रश्न आ जाता है हिंदी वर्ण वालों में, स्वर वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या है या कितने स्वर होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं। फिर आते हैं क्या? व्यंजन। व्यंजनों को देखते हैं। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ और य, ट, थ, ड, ढ, ण, त, थ, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये वर्ण है। क से लेकर क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक। और दूसरा य, र, ल, व और फिर श, स, ह। इन भागों में बांटा गया। ठीक है। अभी आप कह देंगे बोलो जी आपने छोड़ दिए, क्योंकि कुछ चीजें तो यहाँ पर बच गई, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। आप कहोगे जी ये बच गए, अभी आपने इनको तो छोड़ दिया। इसके अलावा भी देखिएगा, यहाँ पर हमने किए ये, इसके अलावा ये जो आते हैं ड और ढ, इनके नीचे एक बिंदी वाले भी आते हैं, जिनके नीचे बिंदी, जिसे नुक्ता कहा जाता है, लगा होता है। ठीक। ये आपके हैं व्यंजन। व्यंजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25।
25 हो गए ये, 4 ये हो गए, 1 2 3 4 और 4 ही ये हो गए। तो 25 और +4 +4, 25 4 29 और 4 33। तो व्यंजनों की कुल संख्या हुई हमारे पास 33। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हो गए? 33 + 11 की 11 + 33 = 44। तो प्रश्न आता है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? वर्ण हो गए 44, 11 स्वर और 33 व्यंजन हो गए। ठीक है, अब हम इनकी बात अभी बाद में करेंगे, जो ये नीचे लिखे। अब स्वर 11 हुए, व्यंजन 33 हुए। ठीक, यहां से छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कई परीक्षाओं के अंदर, तो ये मामूली से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं और हम इनको ही अगर ध्यान से कर लें तो हमारे नंबर आ जाएंगे। कि सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, या वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। ठीक है, दूसरा वर्णमाला में कितने? क्योंकि वर्णमाला, अब ध्यान दें, स्वरों और व्यंजनों के व्यवस्थित समूह को, एक शब्द हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा? वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला क्या है? स्वर वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह की व्यवस्था से ये लगाए गए, कि वर्णों का व्यवस्थित समूह जो है वो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, वर्ण क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है? स्वर, अब ये होते क्या हैं? अजायब स्वर किसे कहते हैं, स्वर किन्हें कहते हैं, कौन कौन से हैं, ये तो हमने समझ लिया, कितने हैं ये भी हमने देख लिया। अब ये हैं क्या, कैसे होते हैं, इनके बारे में हम इनका अर्थ या इनकी परिभाषा वो समझेंगे। कि स्वर क्या है? कि वो वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? स्वतंत्र रूप से। कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, या हम कह सकते हैं जिनके उच्चारण में, जिनके बोलने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, कि जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, या हम ये कहें कि वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हों, तो वो क्या कहलाते हैं? वो स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े, और वर्ण क्या? स्वरों की सहायता। हम क्या लेते हैं? स्वर स्वतंत्र बोले जाते हैं, और जब हम व्यंजनों को बोलते हैं तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो व्यंजन क्या हुए? वो वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन किन की सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से। ठीक है भाई, तो क्या हो गया कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए वो व्यंजन कहलाते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। समझ में आ गया? स्वर और व्यंजन, स्वरों को बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, और व्यंजनों को बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये थे स्वर और ये व्यंजन। अब आ जाते हैं इनके भेद। पहले हम स्वरों के भेद को देखेंगे, बाद में व्यंजन के। ठीक है भाई, आशा है इतना आपके समझ में आ गया होगा। हाँ, इससे पहले स्वरों के भेद से पहले हम एक चीज और आ जाते हैं, वो थोड़ा सा रह गई है, उस पर ध्यान देंगे। वो क्या है? इसकी जो तीसरी चीज बचती है स्वर और व्यंजन के अलावा, अयोगवाह। अयोगवाह, क्योंकि स्वरों के तुरंत बाद, अब आपने कहा होगा जी औ तक आपने लिख दिया, लेकिन 2 अक्षर रह जाते हैं, अंग और अह। पहले हम इन पर देखते हैं। अंग और अह ये दोनों अयोगवाह है। अयोगवाह क्या है? कि ये न तो स्वर हैं और न व्यंजनों में आते हैं, इसीलिए ये अलग हैं। इन्हें स्वरों में नहीं रखा जाता, इन्हें व्यंजनों में नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले गए, और जबकि ये स्वतंत्र नहीं है। और व्यंजन क्या बोले गए? वो वर्ण जो स्वरों की सहायता से, जिनको बोलने में हमें क्या अन्य की सहायता लेनी पड़े। यहां व्यंजन की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि अंग के ऊपर जो ये बिंदी लगी हुई है, इसको बोलने में हमें अ की सहायता लेनी पड़ती है, और ये स्वयं क्या है? स्वर है। ठीक, तो स्वर हो गया अंग, और ये अ हो गया। तो आ की सहायता है, इसमें कोई अन्य लिपि नहीं है, अन्य कोई भी व्यंजन नहीं है।
कोई अन्य वर्ण नहीं है, ये स्वर ही है और उसके ऊपर क्या लगी हुई है, सिर्फ एक बिंदी लगी हुई है। इसी प्रकार अह जो शब्द है उसके अंदर ये दो बिंदियां विसर्ग के रूप में लिखी गई है, क्योंकि इसे अंग को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, अब इन्हें अयोगवाह क्यों कहते हैं? अब इस शब्द को ध्यान से देखिएगा, आ प्लस योग और वाह। आ उपसर्ग लगा है योग के, योग मतलब जोड़ना, योग मतलब जोड़ना, आ आगे लग गया मतलब ना जोड़ा। आ क्या होता है, आ उपसर्ग है जो किसी भी शब्द के आगे लग के उसका विलोम बनाता है। जैसे सत्य के आगे आ लग के असत्य हो जाता है, धर्म के आगे लग के अधर्म हो जाता है। असत्य मतलब सत्य नहीं, धर्म अधर्म मतलब धर्म नहीं, मतलब अयोग अर्थात योग नहीं, मतलब इसे स्वरों में नहीं जोड़ा गया। अयोग योग जोड़ा नहीं गया, लेकिन फिर भी ये स्वरों के साथ ही लिखे जाते हैं, स्वरों के तुरंत बाद उन्हीं के साथ आते हैं। फिर भी ये वाह अर्थात वहन करते हैं, रहते हैं, चलते हैं, कि स्वरों के साथ ही रहते हैं, स्वर में शामिल न होते हुए भी। ये स्वर नहीं है, इन्हें स्वरों में नहीं जोड़ा गया, 11 में नहीं जोड़ा गया, स्वरों में जोड़ा नहीं गया, परंतु फिर भी ये उनके साथ रहते हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ठीक है भाई, दो अयोगवाह, अंग और अह, ये जो आएंगे ये इनके साथ आते हैं। एक और आता है जिसे अनुनासिक कहा जाता है। तीन चीजें यहां पर हम देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इनमें से प्रश्न बन जाते हैं। क्या? अंग अनुस्वार है, अह विसर्ग, अनुनासिक, अर्थात जिसको बोलने में नाक की भी हमें सहायता लेनी पड़ती है, कंठ के साथ अनुस्वार कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, विसर्ग, विसर्ग अह, इसमें ह जो स्वर यंत्र उच्चारण व्यंजन है उसके जो उच्चारण है वो उच्चारण इसमें आता है। ठीक है भाई, ये थे। इसके अलावा स्वरों में एक चीज और आती है, देखिएगा, इसी के साथ इसको क्लियर करते चलते हैं। वो क्या है आपका, वो इसके अंदर आता है एक आपका ओ। ये आ और ओ के बीच की ध्वनि है, ये आ है, ये ओ और ये ओ। ये अंग्रेजी से आया हुआ आगत स्वर है, अंग्रेजी से आया, क्योंकि हमारी भाषा हमारी संस्कृति क्या है, उसके अंदर ग्रहणशीलता का गुण विद्यमान है। हमारी संस्कृति हमारी भाषा क्या होती है, हम कैसे लोग हैं भारतीय, कि जो भी आया हमने उसे ग्रहण कर लिया। तो अंग्रेजी भाषा से आया हुआ ये स्वर है, अंग्रेजी भाषा से आया स्वर, जिसे आगत स्वर कहा जाता है। आगत मतलब आया हुआ, कि ये अंग्रेजी भाषा से आया है, इसीलिए अ, जैसे शब्द लिखते हैं हम डॉक्टर, ठीक है, ये शब्द आता है डॉक्टर आ गया, इसमें हम अ का उच्चारण करते हैं, ये अ शब्द जो आ गया। ठीक है, कॉफी, क्योंकि ये शब्द भी वही है, उन्हीं भाषाओं से आए। ठीक, तो इनके अंदर जो ये अ लगा हुआ है, ये क्या है, ये स्वर है, लेकिन हिंदी भाषा का स्वर नहीं है, इसलिए इसे उन 11 में नहीं जोड़ा गया, अयोगवाह में नहीं जोड़ा गया, क्योंकि उनके साथ नहीं है। ये आगत स्वर है जो अंग्रेजी भाषा से आया है। तो कई बार प्रश्न आता है कि ये कैसा स्वर है, ये आगत स्वर है। ठीक है, आगत व्यंजन भी है, वो हम व्यंजनों में पढ़ेंगे, ये आगत स्वर है, आगत वर्ण है, क्योंकि वर्ण का ही भाग स्वर है, तो आगत स्वर भी कह सकते हैं, आगत वर्ण भी कह सकते हैं। तो हिंदी भाषा में एक आगत स्वर अ है जो अंग्रेजी भाषा से आया है। ठीक है भाई, ये आपके हो गए क्या, स्वर। अब स्वरों के भेद और व्यंजन के भेद ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, इन्हें ध्यान से समझेंगे, इन्हें एक बार दोबारा फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, उसके बाद अगली कक्षा में हम स्वरों के भेद, कि कौन कौन से स्वरों के भेद हैं, व्यंजन के कितने भेद हैं, वो सभी हम पढ़ेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।